नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर विभूति साड़ी आज के इस सेशन में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है हेयर केयर विद आयुर्वेद। आयुर्वेद फॉर यू इस कंसेप्ट के अंतर्गत जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उन हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है इसके बारे में बताने के लिए। तो आज का टॉपिक हेयर केयर विद आयुर्वेदा को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भगवान धन्वंतरि के स्तवन से। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसतान् शेषान् औषुध्यमोहारतिदान् च धानात् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। जब बात कर रहे हैं हेयर केयर की तो पहले शुरुआत करते हैं हेयर से। हेयर मतलब क्या? हेयर के दो पार्ट रहते हैं, एक है हेयर शाफ्ट और एक है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल यानी वो पार्ट जो स्किन के अंदर रहता है, ये लिविंग पार्ट रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट या इसेंशियल पार्ट रहता है। दूसरा रहता है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट जो है वो नॉन लिविंग पार्ट रहता है, ये पूरी तरह से केराटिनाइज पार्ट रहता है। दैट इज द रीजन कि जब हम लोग इसे कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता, बिकॉज इट्स अ डेड पार्ट। हेयर स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, जब आप किसी ट्राइकोलॉजिस्ट के पास, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तब वो जो बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं उसमें ये टेस्ट होती है कि एवरी 5 मिलीमीटर में आपके कितने बाल हैं, बालों की जो घनता है, वॉल्यूम है, वो कैसा है, वो देखा जाता है। दूसरा रहता है माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि बालों का जो एक स्ट्रैंड है, एक पूरी लेंथ है, उसमें बाल कितनी तरह से डैमेज है। अगर बाल स्मूथ है तो आपके बाल अच्छे से टिकेंगे, वो हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर वो ड्राई है, डैमेज है, बीच बीच में से टूटे हुए हैं, तो वो बाल आगे जाके नहीं टिकेंगे। बालों की जो ग्रोथ रहती है उसको हेयर फॉलिकल साइकिल बोलते हैं। हेयर के 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस होते हैं। ये जो स्टेजेस होते हैं उसमें 80 to 85% जो हमारे बाल है वो एनाजन स्टेज में होते हैं। एनाजन इज अ ग्रोइंग स्टेज, मतलब हमारे बाल उसमें ग्रो होते रहते हैं। ये 2 से 6 साल तक इस तरह से स्टेज में रहता है। इसके बाद जो कैटाजन स्टेज रहता है, इट्स द रेस्टिंग स्टेज, मतलब इसके बाद बाल आगे नहीं बढ़ता। ये 1 से 2 वीक तक रहता है। हार्डली 1 to 2% बाल कैटाजन स्टेज में रहते हैं। टेलोजन स्टेज जो रहती है इट्स द एंड स्टेज। इसके बाद बालों का ग्रोथ नहीं होता, बालों की कुछ भी जो नरिशमेंट होती है वो उसको नहीं मिलती और ये बाल बाद में जाके टूट के झड़ जाते हैं। तो जब हम लोग डेली में देखते हैं कि अरे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि डेली 100 से 200 बाल झड़ते ही है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। जो टेलोजन फेज में है वो बाल आगे जाके झड़ने वाले हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं देन वी हैव टू वरी, तब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये जो बाल रहते हैं हमारे पूरे शरीर पर, मतलब हमारे स्काल्प से लेके हमारे बॉडी जो हेयर है, ये ऑलमोस्ट 2 से 5 लाख तक बाल रहते हैं। और ये जो बाल है स्काल्प के, मतलब हमारे सर के बाल, वो ऑलमोस्ट 80,000 से लेके 1.5 लाख तक बाल रहते हैं। तो ये जो सारे बालों के बारे में हम लोग मॉडर्न में देखते हैं, तो उसको ही आयुर्वेद में क्या बताया गया है वो देखना चाहेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ, मैंने हर टॉपिक में ये बात बताई है कि वात पित्त कफ ये 3 शरीर के मूल धातु है, मूलक दोष है जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो इसमें से जो वात दोष रहता है वो अगर विपरीत या इम्बैलेंस हो जाता है तो जो स्काल्प है वो ड्राई हो जाता है, बाल जो है वो वेवी हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। अगर पित्त दोष शरीर में बढ़ता है तो हमारा जो स्काल्प है वो काफी ऑयली हो जाता है, बाल जो है वो बहुत पतले हो जाते हैं, वो थिन आउट होकर जल्दी झड़ने लगते हैं, जल्दी पक जाते हैं, यानी कि जल्दी ग्रेइंग हो जाती है। कफ का जो दोष रहता है उसके वजह से स्काल्प हमारा काफी अच्छा रहता है, बाल बहुत ही थिक, उनका वॉल्यूम काफी अच्छा रहता है। इन बातों को ध्यान में रखें क्योंकि आगे जाके हम पूरे सेशन में इन बात और पित्त के ऊपर बहुत बार बोलने वाले हैं। क्योंकि वात जब बढ़ता है तो ड्राइनेस बढ़ता है, पित्त जब बढ़ता है तो बालों का जो टेक्सचर है वो खराब होकर बालों का ग्रेइंग बढ़ता है। तो इन वात पित्त को जब हम बैलेंस करेंगे तब हमारे जो बाल है वो अच्छे रहेंगे। इसी के साथ एक कंसेप्ट रहता है कॉन्स्टिट्यूशन या प्रकृति, यानी हमारी जो नेचुरली एक शरीर की ठेवान है, जिसको हम लोग शरीर का नेचुरल एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसमें वात प्रकृति अगर है तो उसके बाल थोड़े घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं, जैसे कंगना रानावत के बाल है, बहुत ज्यादा वो वेवी वेवी बाल रहते हैं, ये नेचुरली उसके बाल है। पित्त प्रकृति जो रहती है, गोरे चिट्टे इंसान रहते हैं और उनके बाल थोड़े से पतले रहते हैं,
मतलब इवन इफ वॉल्यूम हो तो भी हर एक स्ट्रैंड को अगर हम हेयर के देखें तो वो काफी थिन रहता है। ये बाल जो रहते एकदम डार्क ब्लैक कलर के नहीं होते, थोड़ा सा उसमें ब्राउन या लाइट रेड कलर उसमें रहता है। और जो कफ प्रकृति के पास रहते हैं वो काफी थिक रहते हैं, मतलब एक एक हेयर भी अगर देखें तो वो काफी मोटा रहता है। वो बाल बहुत स्ट्रेट रहते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। ये जो बाल है ये नेचुरली इसी तरह से रहते हैं, उनका जन्मतः इसी प्रकार से कंस्टिट्यूशन उन बालों का रहता है। हम लोग जब नेचुरली देखते हैं कि बाल जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो जो बाल है वो ग्रे होना शुरू होता है, बाल फॉल होते हैं, हेयर फॉल ज्यादा होता है, थोड़ा सा टक्कर या गंजापन जो है वो बढ़ने लगता है ना, जो उसका नेचुरल टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। ये एजिंग से रिलेटेड है, मतलब हमारे बाल और हमारे दादी नानी के बाल इसमें बहुत फर्क दिखाई देता है ड्यू टू एज, इट इज अगेन अ नेचुरल फिनोमेना। बट अभी क्या हो रहा है ना कि अभी सिर्फ दादी नहीं तो मम्मी और मम्मी की बच्ची, मम्मी के बच्चे भी अभी हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर एज ग्रुप में अभी हेयर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वाई तो अभी क्यों नहीं फिर ये नेचुरल फिनोमेना दिख रहा है? द रीजन इज देर आर सो मेनी कॉजेज गोइंग ऑन जो हमारे बालों की हेल्थ को हैम्पर करते हैं। तो ये बालों को हैम्पर करने वाले रीजन फोर मेन टाइप्स है। एक तो है एनवायरमेंट है, यानी कि पोल्यूशन है, हेवी मेटल, हार्ड वाटर यूज करना, इसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर प्रॉब्लम होते हैं। देन कम्स योर हार्मोनल इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज दैट इज योर अनड्यू हेयर ट्रीटमेंट, उनके वजह से भी बालों में तकलीफ रहती है। ये क्या तकलीफ है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। द रीजन इज हमें सिर्फ हेयर प्रॉब्लम इतना ही पता रहता है, तो हेयर प्रॉब्लम है क्या, बाल झड़ रहे या बाल पक रहे तो बालों को तेल लगाओ, बालों को सीरम लगाओ या विटामिन की गोलियां खाओ। बट इस तरह से आप हेयर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको मेन कॉज पता है देन आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ हार्मोनल इशू और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो आपका न्यूट्रिशनल डाइट उसमें सप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, आपको सिर्फ बाहर से तेल लगा के फायदा नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन कि हमें पहले क्या कॉज है उसको ढूंढना है। अगर कॉज पता चलता है तो वी कैन ट्रीट इट वेरी। तो हम ये कॉजेस को ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से। एनवायरमेंटल कॉज, जो एनवायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें जो आजू बाजू में पोल्यूशन है, जो सारी डस्ट है या जो सैंड हम लोग बाहर घूमते हैं, तो वो सारे जो केमिकल्स है वो हमारे बालों को बहुत नुकसान देते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जब हम लोग बाइक या टू व्हीलर पर ट्रैवल करते हैं और समझो स्कार्फ नहीं बांधा, तो ट्रैवल करके आने के बाद हमारे जो बाल है वो बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सेंटर शॉक से, और वो बालों में जान नहीं रहती, बेजान हो जाते हैं। ये जो है वो उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, वो जो एनवायरमेंट के केमिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो सारे हमारे बालों पे चिपक जाते हैं और उसकी वजह से हमारे बाल खराब हो जाते हैं। इवन जो अपने म्युनिसिपल का पानी आता है वो कभी कभी हार्ड वाटर रहता है। हार्ड वाटर यानी जिसमें झाग नहीं आता ऐसा पानी। इन पानी में जो मिनरल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं और उसकी वजह से बाल खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा झड़ते हैं बाल। इसी एनवायरनमेंट के बारे में बताते हुए एक और बात बताना चाहूंगी, स्पेशली इन मेल जो ज्यादा स्मोक करते हैं, हैवी स्मोकर जो रहते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी पकने लगते हैं, हेयर ग्रेन उनमें ज्यादा दिखाई देती है। तो रीजन इज कि ये जो हेवी स्मोकर्स रहते हैं तो उनमें शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने लगते हैं, ये जो गर्मी रहती है वो शरीर के अंदर भी बढ़ने लगती है और उसके चलते उनके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं। तो इसके लिए एनवायरमेंटल कॉज इज बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बारी आती है न्यूट्रिशनल कॉज की। न्यूट्रिशनल जो कॉज है, खाना जो है वो हमारे शरीर को बनाता है। जब हमारा शरीर अच्छा है तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे, वी आर ईटिंग जंक फूड, चाइनीज है या बहुत सारे वेफर चिप्स वगैरह ऐसे खाने वाले जो लोग हैं, सॉस या पैक फूड जो खाते हैं, तो उन लोगों के शरीर को जो नरिशमेंट चाहिए, जो आयरन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पाते और उसके चलते उनके शरीर का पोषण नहीं होता, पर्याय से उनके जो बाल है उसका पोषण नहीं होता। तो इसकी वजह से अगर हमें हेयर प्रॉब्लम है तो वी हैव टू चेक कि हमारा न्यूट्रिशनल तो ठीक है कि नहीं। अगर न्यूट्रिशनल ठीक नहीं है तो फिर वी हैव टू करेक्ट आवर न्यूट्रिशन। ऊपर से सिर्फ उसको तेल लगा के फर्क नहीं पड़ेगा। देन कम योर हार्मोनल इश्यूज।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि हॉर्मोन्स आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें स्पेशली आते हैं पीसीओडी या थायराइड के प्रॉब्लम। बहुत सारे पेशेंट थायराइड के प्रॉब्लम से कहते हैं दे आर हैविंग इश्यूज के हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, टक्कल हो रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये रीजन क्या रहता है कि हॉर्मोन्स जो है उनका रेगुलेटिंग सेंटर जो रहता है पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस, इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन। और ब्रेन से ही हमारे स्ट्रेस के जो हॉर्मोन्स रहते हैं एंडोर्फिन जिसको बोला जाता है वो निकलते हैं। तो ये एंडोर्फिन या जो हमारे हॉर्मोन्स है इनका जब सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाता है तो ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है और पर्याय से जाके हमारे बालों पर भी इफेक्ट आता है। इसकी वजह से हमारे बाल खराब हो जाते हैं, बाल जल्दी फॉल होते हैं। हार्मोनल में एक और बात है कि जो मेल पैटर्न बाल्टस बताया गया है, मतलब मेल्स में जैसे जैसे वो 40+ होने लगते हैं तो उनका जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है, ये एक हार्मोन है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो मेल्स में भी वो जो मेल पैटर्न बाल्टस है इस तरह हॉर्स शू शेप में यहाँ से बाल रिसीड होते हैं, पीछे जाते हैं। तो ये मेल्स में भी हार्मोन की वजह से हेयर प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसी के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनमें होता है, डायबिटीज पेशेंट है, उनमें भी हेयर प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो ऐसे हार्मोनल कॉजेस में हमें हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती है अदर कॉजेस में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउअडेज, क्योंकि आजकल सभी लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, हेयर डाई कर रहे हैं, हेयर कलर कर रहे हैं। इवन मेल्स भी इसमें काफी आगे है। मेल्स भी बालों को कलर करे, बालों को स्ट्रेट करे। बट ये जब हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं या कलरिंग करते हैं तो हमारे जो बालों का नेचुरल प्रोटीन है उसको जला देता है। बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो खराब हो जाता है। झाड़ू रहता है ना, झाड़ू, उसके तरह बाल हो जाते हैं, एकदम सूखे सूखे बेजान। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आपके बालों पर ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचे तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आपके नेचुरली बाल है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वात प्रकृति के कर्ली बाल है या पित्त प्रकृति के थोड़े से पतले बाल है, तो ये आपकी नेचुरल देन है। आप इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जो बाल जिस तरह से है उसको उसी तरह से केयर कीजिए। उसकी हेयर केयर करना इंपॉर्टेंट है। डोंट गो टू मॉडिफाई दोज हेयर, बिकॉज मॉडिफाई करने में आप आपके बालों को नुकसान देने वाले हैं। जिन लोगों ने हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह किया होगा उनको तो मालूम होगा, हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, इसकी जान चली जाती है। तो इसके लिए इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। इसी के साथ एक और बात है जो स्पेशली हमारे मम्मी या चाची लोगों में दिखाई देता है, वो है ट्रैक्शनल एलोपेशिया। जो मांग रहती है, तो ये मम्मी चाची लोगों का एक हैबिट रहती है कि वो एक ही तरह से हमेशा चोटी डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो चोटी के यहाँ पर मांग जो रहती है ना, तो वहां पर बालों में बहुत ज्यादा पुल होता है और वो कंटिन्यूसली रहता है। इट्स अ कंटिन्यू ट्रैक्शन या स्ट्रेस रहता है। और उसके चलते वहां पर से जो बाल है वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। उनकी जो एंकरिंग रहती है, उनका जो रूट रहता है वो कमजोर होके वो झड़ जाते हैं और उन्हें ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो जाता है, वहां पर के बाल कम हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपकी जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज करते रहना चाहिए, मांग जो है उसको बदली करना है। अब ये सब होने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ अग्नि। अग्नि मतलब अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर। आपको न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, आपने विटामिन लिया, आपको हार्मोनल इश्यूज है, आपने हार्मोन एंटी जो हार्मोनल पिल्स है वो ले लिए, लेकिन सिर्फ ये लेना काफी नहीं है। अगर आपका अग्नि, आपका डाइजेस्टिव फायर इज नॉट गुड, तो आपने ये जो भी लिया हुआ मेडिसिन है, ये जो भी लिया हुआ न्यूट्रिशन है, वो आपके शरीर को, आपके बालों तक नहीं पहुंचेगा। अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो आपने सोना भी खाया तो भी वो आपके शरीर को नहीं लगने वाला है। इसीलिए पहले आपके अग्नि को, आपके डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखना है। अगर डाइजेशन अच्छा है, आपको अच्छी भूख लगती है, खाने के बाद अच्छे से पचता है, तो फिर आपका अग्नि अच्छा है। और इसके चलते हमें जो भी नरिशमेंट मिल रहा है वो आपके बालों तक भी जाने वाला है। दैट इज द रीजन वी शुड टेक केयर ऑफ दिस अग्नि। मेरे फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी समदोषः समाग्निश्च। तो ये जो समाग्नि है मतलब कि सम स्थिति में रहने वाली अग्नि, वो शरीर में लाना जरूरी है। अगर समाग्नि है तो ही हम स्वस्थ है, और हम स्वस्थ है तो हमारे हेयर भी, हमारे बाल भी स्वस्थ ही रहेंगे। तो इस अग्नि के साथ अभी हमें क्या करना है, तो हमें वयस्थापन लेना है। वयस्थापन मतलब क्या है? वय यानी एज, स्थापन यानी मेंटेन करना। एज को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेना। हम लोगों ने देखा कि एजिंग होती है, जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं
तो हमारे बाल पकने लगते, हमारे बाल गिरने लगते। तो अगर हम बुढ़े ही ना हुए तो सुनने में काफी अच्छा लगता है ना कि हम हमेशा जवान रहेंगे, हमारा यूथ बरकरार रहेगा, तो हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे, हमारे स्किन भी अच्छे रहेंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, इट्स वेरी मच पॉसिबल विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज च्यवनप्राश अवलेह या मुरावड़ा। ये वयस्थापन औषधि है, यानी कि हमारी एंटी एजिंग मेडिसिन या रिजुविनेटिक मेडिसिन। ये मेडिसिन लेने के बाद हम हमारे शरीर में जो एजिंग के चेंजेस होने वाले हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली टू स्किन और हेयर लेवल बट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस च्यवनप्राश के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। च्यवनप्राश जो है तो वो च्यवन ऋषि ने बनाया है, ठीक है, इसके लिए उसको च्यवनप्राश बोलते हैं। ये जो च्यवन ऋषि थे काफी ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत सारे मेडिसिन उन्होंने बनाए थे। ये काफी बूढ़े थे और इनकी बाद में शादी जो हुई तो एक बहुत ही सुंदर लेकिन यंग एज की राजकुमारी के साथ। अभी ये बूढ़े और वो जवान, कैसे मेल होगा? तो इसके लिए च्यवन ऋषि ने क्या किया, एक मेडिसिन बनाया। आंवले से बनाया हुआ मेडिसिन खाने के बाद उनकी जो बुढ़ापा था वो नष्ट होकर उन्हें वापस युद्ध आ गया, वो वापस जवान हो गए, उनके बाल अच्छे हो गए, काले हो गए, उनकी स्किन अच्छे हो गई, वो ओवरऑल वापस यंग हो गए। ओके, एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो अभी स्टोरी को बाजू में रखते हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये कि च्यवनप्राश लेने से एंटी एजिंग इफेक्ट आ जाता है। इसमें जो आंवला रहता है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि आंवला जो है स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए कितना अच्छा है। तो उस आंवले से ये च्यवनप्राश बनाया जाता है और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। जिन लोगों को च्यवनप्राश नहीं हजम होता वो लोग मुरावड़ा ले सकते हैं। मुरावड़ा भी आंवले से ही बनता है। एसिडिटी कम करने का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये जब हम लोग सुबह सुबह लेते हैं इधर च्यवनप्राश या मुरावड़ा, तो हमारी वयस्थापन यानी कि हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और हमें जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो कम दिखाई देते हैं। अभी सुबह ये खाने के बाद आगे क्या करना है, तो हमें आगे जाके अभ्यंग करना है। अभ्यंग यानी जेंटल वार्म ऑयल मसाज, हेयर को अच्छे से ऑयल लगाना है। ये ऑयल थोड़ा सा वार्म रहेगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। सिर्फ ऊपर ही बालों पर तेल लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो पॉलिकल है वो अंदर है, स्किन के अंदर। तो वहां पर वार्म ऑयल लगाने से वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और शरीर को हमारे बालों को अच्छा नरिशमेंट देता है। इसके लिए अभ्यंग करना जरूरी है। उसके बाद केश धावन। जब केश धावन की बात आती है तो सबसे पहले तो हमारे आंखों के सामने आता है शैम्पू। हर तरह के शैम्पू, उसके ऐड हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि जो बताते हैं कि हमारे शैम्पू में इतना झाग है, हमारे शैम्पू में ये है, हमारे शैम्पू में वो है। ठीक है, शैम्पू में सब अच्छा है, झाग है, ये है, वो है, लेकिन ये झाग कैसे बनता है? ये झाग जो है वो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, और ये जो सोडा रहता है इट्स हार्मफुल केमिकल। तो आप जब ये केमिकल आपके बालों पे लगाते हैं तो क्या होता है, आपके जो बाल है वो ड्राई हो जाते हैं, और ये जो ड्राई बाल है उनको वापस कवर करने के लिए वापस हम लोग कोई कंडीशनर लगाते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप वो शैम्पू ही ना यूज करो। शैम्पू हमारे बालों में से एक्सेस ऑयल के साथ जो इसेंशियल ऑयल है, जो जरूरी वाला ऑयल है, उसको भी निकाल देता है। तो दैट इज द रीजन कि हमें शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना है। कोई भी शैम्पू हो उसको इस्तेमाल ना करें, उसके बदले आप केशवर्धा जैसे शैम्पू पाउडर इस्तेमाल करें। ये जो रहता है वो चिटिकाई रिठा जैसे आयुर्वेदिक हर्ब से बनता है। तो इसको वॉश करने से हमारे जो बाल है वो ड्राई नहीं होते, बालों में जो डैंड्रफ आदि तकलीफें है वो भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ जो शैम्पू के हार्मफुल इफेक्ट्स है वो हमें नहीं भुगतने पड़ते। तो दैट इज अगर केश धावन करना है तो उसके लिए शिकेकाई से बना हुआ केशवर्धा पाउडर ऑलवेज यूज करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है केश धूपन। ये थोड़ी अलग है समझना। केश धूपन यानी बालों को धूपन करना। आप लोगों को धूपन घर में जो करते हैं उसके बारे में तो पता है, धूप रहता है उसको घर भर में घुमाते हैं। उसी तरह से हमारे बालों को भी अगर केश धूपन करें तो बालों की बहुत अच्छी सुगंध आती है, बाल अच्छे से ड्राई होते हैं और बालों को तकलीफ नहीं होती। अभी जैसे रेनी सीजन है तो हम लोगों को आदत होती है ड्रायर यूज करते हैं, ब्लोअर यूज करते हैं, लेकिन ये ड्रायर या ब्लोअर से हमारे बालों में एक्सेस हीट हो जाती है, जिससे जो बालों का प्रोटीन है वो नष्ट हो जाता है। और ये जब नष्ट होता है तो हमारे बाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका माइक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। दैट इज द रीजन कि हमें केशों को धूपन करना है
ना कि उनको कोई भी हेयर ड्रायर या ब्लोअर से वॉर्म करना है। ये केशों की ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ बारी पंचकर्म की। पंचकर्म में शिरोधारा सबसे हाईली एडवोकेटेड है। पंचकर्म में जो शिरोधारा है उसमें सर के ऊपर तिल या काढ़े की या मेडिकेटेड तक्र यानी कि बटर मिल्क की धारा छोड़ी जाती है। ये जो बटर मिल्क रहता है ये मेडिकली प्रोसेस रहता है, तो इसकी वजह से जो डैंड्रफ की तकलीफ होती है वो बहुत अच्छे से कम होती है। स्पेशली सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी जो स्किन के प्रॉब्लम्स होती है, स्काल्प में एक्सेसिव स्वेलिंग होती है, तो ये तक्रधारा से अच्छे से कम आती है। ऑयल जो रहता है उसकी अगर शिरोधारा करते हैं तो बालों को अच्छा नरिशमेंट मिलता है, बाल जो है वो ड्राई नहीं होते। साथ ही साथ शिरोधारा ये जो कंसेप्ट है उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे से कम होता है और स्ट्रेस रिलेटेड जो भी इश्यूज है हेयर रिलेटेड वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर स्ट्रेस है और उसकी वजह से जाके हेयर फॉल है तो उसमें शिरोधारा करनी ही चाहिए। शिरोधारा के साथ एक दूसरा पंचकर्म आता है, वो है नस्य। नस्य के बारे में मैंने दोनों सेशन में काफी डिटेल में बात की है। यहाँ पर एक छोटा बात बताना चाहूंगी कि नस्य जब हम नाश्ता से डालते हैं डायरेक्ट मस्तिष्क पे एक्ट करता है। मस्तिष्क में हमारे हॉर्मोन्स के सेंटर है, तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस और उसकी वजह से हेयर फॉल है तो अगर हम लोग नस्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए नस्य करना ये बहुत जरूरी है हेयर फॉल में। आप इवन घर में भी गाय का घी है या तिल का तेल है उसको नाश्ता में डालेंगे तो उसका थोड़ा फर्क आएगा। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप वैद्य को दिखा के उसके हिसाब से मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन नस्य पंचकर्म ये हेयर फॉल ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अपनी ये सारे पंचकर्म होने के बाद इम्पोर्टेंट एक और चीज वो है प्राणायाम। प्राणायाम का कितना महत्व है हम सभी लोग जानते हैं। उसमें अनुलोम विलोम, शीतली, पिचकारी ऐसे जो हम प्राणायाम करते हैं, तो ये जो प्राणायाम है शरीर में वात और पित्त को कंट्रोल में करते हैं। और वात और पित्त की वजह से ही तो हेयर प्रॉब्लम हो रहे हैं, यानी कि हेयर का ड्राइंग या हेयर का ग्रोइंग। तो इनको अगर कंट्रोल करना है तो हमें प्राणायाम डेली करनी चाहिए। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट हमें खुद के लिए तो निकालनी ही चाहिए। जिससे हम प्राणायाम करेंगे तो शरीर में वात पित्त का बैलेंस बनाए रहेगा। सारी चीजें होने के बाद आगे बात आती है खाने की। तो अभी खाना क्या खाना है? जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, टोमेटो नहीं खाना है। टोमेटो या इमली जैसे जो खट्टी चीजें हैं उन्हें नहीं खानी है, कि खट्टी चीजों से हमारे बाल बहुत जल्दी पकने लगते हैं। साथ ही साथ जो खारट है जिसको नमकीन बोलते हैं उसको नहीं खाना है। तो उसके बदले विटामिन ए, आयरन मिले, विटामिन B12 मिले, ऐसी चीजें खानी है। पालक, गाजर ये बालों के लिए अच्छा रहता है। साथ ही साथ जो बादाम है, अखरोट है, ये बालों के लिए काफी अच्छे है। विटामिन की सप्लीमेंट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की सप्लीमेंट के लिए जो नॉनवेज है वो काफी अच्छा रहता है। तो आप एग है या चिकन है, चिकन सूप में उसको अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसको हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है। वो भी आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, आपके अग्नि को मद्देनजर रखते हुए ही इसको एडवोकेट करना है। अभी फूड होने के बाद बारी आती है नींद की। और नींद का कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। अगर अच्छी नींद आती है तो हमारा दिन प्रसन्न रहता है, हमारा दिन प्रसन्न रहता है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और अच्छी हेल्थ है तो बट ऑब्वियस है हमारे स्किन और हमारे हेयर पे ग्लो तो आना ही है। हमारे हेयर को अच्छा रखने के लिए हमारे लिए नींद भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अच्छे नींद के लिए जो जो मैंने लास्ट टाइम बताए हैं उन सारे नुस्खों को आप जरूर इस्तेमाल करें। अब इन सारे टिप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट वन थिंग, हेयर फॉल, द मोस्ट कॉमन। एंड इसके जो मेन रीजन मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस। इट मे बी मेल पैटर्न बाल में उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ती है, या फीमेल में मेनोपॉज यानी पीरियड खत्म होने के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इवन कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी कुछ मात्रा में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उस वक्त भी हार्मोन और साथ ही साथ विटामिन की कमतरता, स्पेशली विटामिन D की कमतरता की वजह से हेयर फॉल होता है। तो अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्मोन। एंड साइड बाय साइड आपको आपकी जो डाइट है उसमें भी जो डेफिशिएंसीज है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब करते हुए आपकी अग्नि को भी देखना है। हार्मोन के ट्रीटमेंट में अगर आप प्रॉपरली हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट। सिर्फ ऊपरी तेल लगा के या ऊपरी मसाज करके उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नजदीक के वैद्य से आप इन हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूर सहायता, उनकी सहायता से आप ये ट्रीट कर सकते हैं। आगे बारी आती है हेयर ग्रेन की। हेयर ग्रेन
बालों का सफेद होना। सफेद होना जनरली तो एज रिलेटेड है, लेकिन आजकल 20 साल के बच्चों में भी हेयर ग्रेन दिखाई देती है। और उसका रीजन है ये जो चिप्स कुरकुरे वेफर खाते हैं, अचार खाते हैं बच्चे और चाइनीज खाते हैं, तो इससे एक्सेस उनके शरीर में खट्टापन और जो नमकीन चीजें हैं उससे नमकीन शरीर में बढ़ती रहती है। तो ये जो खट्टापन और सॉल्टीनेस है उसके चलते हमारे बालों में पित्त बढ़ने लगता है। ये बढ़ा हुआ पित्त शरीर में पित्त के चेंजेस यानी कि ग्रेन बनाता है। तो अगर हमें हेयर ग्रेन को रुकना है तो एक तो ये खाना पूरी तरह से बंद करना है। दूसरी बात, हमें हमारे खाने में, हमारे डेली रूटीन में च्यवनप्राश को डेली रखना है। अगर आप 1 साल तक च्यवनप्राश डेली खाते हैं तो आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। दिस इज नॉट माय सेंटेंस, दिस इज टोल्ड बाय च्यवन ऋषि। तो आपको अगर हेयर ग्रेन नहीं चाहिए, आपको हेयर ग्रेन को प्रिवेंट करना है तो डू इट च्यवनप्राश। इसके बाद बारी आती है डैंड्रफ। डैंड्रफ बहुत ही कॉमन है और साथ ही साथ बहुत ही रिलैप्स होने वाला है। रिलैप्स का मतलब कि डैंड्रफ बार बार आता जाता रहता है। डैंड्रफ आ गया, कोई शैम्पू यूज किया, डैंड्रफ चला गया, वापस कुछ महीने बाद डैंड्रफ आ गया। ये ऐसा क्यों होता है? तो डैंड्रफ जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारी जो लाइफस्टाइल है मतलब देर से खाना, देर से जागना, देर से उठना, खाने में जो हम लोग खट्टी चीजें खाते हैं या फिर खाने में जो बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो स्काल्प की नरिशमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और उसके चलते वहां पर की स्किन बार बार एक्सफोलिएट होती रहती है, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। अगर डैंड्रफ को कम करना है तो उसके नुस्खे तो काफी है। जैसे कि खसखस रहती है तो खसखस को आप दूध में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाइए, उसको बालों में लगाइए, वो लगाने के रात भर रख के सुबह धो दीजिए तो उससे डैंड्रफ कम हो जाता है। बट ये सारी ट्रीटमेंट करने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा ये बात पे ध्यान देना पसंद करूंगी कि आपको आपका नरिशमेंट अच्छा रखना है, आपका डेली रूटीन अच्छा रखना है, जिससे ये डैंड्रफ बार बार ना हो। और साथ ही साथ डैंड्रफ को निकालने के लिए कोई भी हार्ड जो केमिकल्स है, जो हार्ड शैम्पूज है, उसका इस्तेमाल ना करें। आप जो शिकेकाई वाला केशवर्धा पाउडर है उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपका डैंड्रफ बहुत अच्छे से कम हो जाएगा और आपको केमिकल वाले जो हार्ड साइड इफेक्ट्स है वो भी नहीं होंगे। डैंड्रफ के बाद बारी आती है हेयर लॉस, जुए, जिसको हम लोग उवा बोलते हैं मराठी में। तो ये जो जुए है वो तो होते छोटे बच्चों में ही है, जो स्कूल में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, उन बच्चों में ये लाइफ बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। छोटे बच्चों में हो गए तो बड़ों में भी हो जाता है। और ये लाइफ जो है वो जितने अर्ली ट्रीट किए जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लाइफ हमारे शरीर में से खून निकाल लेते हैं, शरीर को बहुत खोखला कर देते हैं, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, शारीरिक भी और मेंटल भी। तो दैट इज द रीजन कि हमें जितने जल्दी हो हेयर लाइफ का ट्रीटमेंट करना है। कस्टर्ड एप्पल या सीताफल जिसको बोलते हैं, उसके बीज अगर क्रश करके उसका लेप रात भर बालों को लगाए रखें, उससे लाइफ कम आती है। और एक महत्वपूर्ण बात है, लाइफ होने का सबसे मेन रीजन एक तो पर्सनल हाइजीन है और दूसरा बच्चों में अगर कृमि यानी वर्म्स का इन्फेक्टेशन है तो ऐसे बच्चों में भी हेयर लाइफ बहुत बार दिखाई देते हैं। तो अगर वर्म का इन्फेक्टेशन है तो उनको डीवर्मिंग करवाइए और आपके वैद्य से उस वर्म के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, जिससे वो लाइफ की जो तकलीफ है वो बार बार बच्चों को ना हो। लास्ट में बात करना चाहेंगे एलोपेशिया की। एलोपेशिया एक लोकलाइज पैच हो जाता है जहाँ पर बाल आते ही नहीं, पूरी तरह से वहां पर के बाल चले जाते हैं। एलोपेशिया इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून यानी कि वहां पर नेचुरली शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वहां पर बाल नहीं आते। तो अगर एलोपेशिया को ठीक करना है तो आयुर्वेद में जो जलौकाव चरण बताया गया है, लीच ट्रीटमेंट, वो वहां पर बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। लीच से वहां पर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होकर बाल आना शुरू हो जाता है। ओवरऑल ये जो एलोपेशिया है उसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट लेता है। अब हम लोग जब डेली हेयर को वॉश करते हैं, हेयर को कोम करते हैं, तब ध्यान देना जरूरी है कि कहीं पर कुछ हेयर में प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के बाद ट्रीट करने में टाइम भी ज्यादा जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग अच्छे से हमारे बालों की केयर करेंगे तो हमें ये सारी तकलीफें होंगी ही नहीं। ये जो अभी 4-5 हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम तभी होंगे जब हम लोग हेयर नहीं करेंगे। और हेयर केयर कैसे करना है तो अभी जो मैंने पूरे सेशन में आपको बताया उस तरह से अगर आप आपके हेयर की केयर करेंगे तो आपके बाल भी इसी तरह सुंदर गुनगुनाते रहेंगे। और इसी के साथ आज का ये सेशन भी हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए।